दोस्तों नमस्कार, मैं विजय शंकर श्रीवास्तव अपने निजी कार्यक्रम हर कदम पीएम के साथ। आज दोस्तों बहुत बड़ी बात हो गई। मैं इस सब्जेक्ट पे बोलना नहीं चाहता था। मैं ख़ास तौर से कोरोना और ये जो इंटरनेशनल सब्जेक्ट है इस पे मैं बोलना नहीं चाहता था। फिलहाल मजबूरी बन चुकी है। जब अपने देश के लोगों को अपने ही देश के खिलाफ इस साजिश में लड़ाए जाने की बात सामने आती है तो फिर बोलना पड़ता है और बोलना पड़ेगा। नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये हमारी अपनी मजबूरी है। हम आपको केवल एक बात बताना चाहते हैं कि जो भी साजिश होती है, जो भी फ्रॉड होता है, जो भी देश के हानिकारक चीज़ें होती हैं और सत्ता में बैठे हुए लोग जब वो कदम उठाते हैं, और ख़ास तौर से मैं भाजपा की बात करूँगा, नरेंद्र मोदी की बात करूँगा, जब अपना इतना सशक्त प्रधानमंत्री और देश में बैठा हो और आपको दिखाई देता हो कि कुछ गलत हो रहा है, आपके पास सबूत भी तमाम हो कि नहीं सब गलत हो रहा है, तो आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि ये गलत क्यों हो रहा है, सबसे पहले इस बारे में कदम उठाएं। ढेर सवाल पैदा किए हैं इन लोगों ने। क्या हमारा नेता, क्या हमारा देश 99 साल की लीज पर गुलाम है? आप समझ रहे बात को? क्या हमारा देश 99 साल की लीज पर आज़ाद है? मतलब हमको संपूर्ण आज़ादी नहीं मिली है, हम 99 साल की लीज पर हैं। क्या मोदी आज भी विक्टोरिया के यहाँ हाजिरी बजाते हैं? ये सवाल है, ये बड़ा ज्वलन सवाल है जो यूट्यूब पे ढेर सारा फैला हुआ है। रोज़ इस पर 15 मिनट का समय दे करके, 5 मिनट का समय दे करके एक थंबनेल बढ़िया सा बना करके और आपके समय को ज़ाया किया जाता है। आज मैं उन चीज़ों का सवाल का जवाब दूंगा और मैं कहूँगा ये कॉमन सेंस की बात है। जब इंटरनेशनल बात होती है, जब कोई अंतर्राष्ट्रीय बात होती है तो आपको सोचने की ज़रूरत होती है, वहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत होती है। आप सोचना नहीं चाहते, आप पढ़ना लिखना नहीं चाहते, आप जानना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि किसी चीज़ को तर्क के साथ जवाब देने के अंदर तो पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा। लेकिन खाली ये कह दे करके कि नहीं मोदी दोषी है, मोदी गुलाम है, हमारा देश गुलाम, ये कह देने से आपकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। फिर आपके ऊपर कोई कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप फ्री हो जाते हैं। दूसरे को अपना दोष दूसरे के ऊपर सौंप करके आप फ्री हो गए। सवाल है कि क्या देश की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है? क्या कोरोना केवल एक ड्रामा था? डॉक्टर विश्वरूप कोरोना को इनकार करते हैं। डॉक्टर स्वरूप या कोरोना को इनकार करते हैं, और उनका कोरोना को इनकार करना कितना सच और कितना झूठ। डॉक्टर हर्षवर्धन सही या बाबा रामदेव सही? एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, डॉक्टर विश्वस्वरूप, ऐसे तमाम पैथियाँ, उसके अंदर सवाल उठ जाता है कि डॉक्टर विश्वस्वरूप सच बोलते हैं, बाबा रामदेव सच बोलते हैं, या आईएमए डॉक्टर्स जितने भी फार्मा वो हैं, हमारे एलोपैथ के डॉक्टर, वो सच बोलते हैं या वो झूठ बोलते हैं? आजकल यूट्यूब के अंदर सनातन धर्म के नाम पे तमाम साधु सन्यासी जो कि आर्य समाजी लोग हैं, उन्होंने अभी तक झगड़ा हिंदू मुस्लिम का था, अभी तक झगड़ा हिंदुस्तान पाकिस्तान का था, अभी तक झगड़ा शिया और सुन्नी का था, लेकिन अब झगड़ा सनातन धर्मियों का और इनका बाबा रामदेव के उसका आर्य समाजियों का, अब ये झगड़ा भी शुरू हो गया। ये नई चाल है, ये देश को बर्बाद करने की नई चाल है। ये सब लोग लड़ेंगे। और मैं आपको एक बात बोलता हूँ जो आपसे हर यूट्यूबर कहता है, और मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, मगर मैं आपसे कहता हूँ कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है फॉरवर्ड करने की, कोई आवश्यकता नहीं है इसको सब्सक्राइब करने की, कोई आवश्यकता नहीं है इसको लाइक करने की। मैं आपको इस चीज़ से मुक्ति देता हूँ, कम से कम अपने इस वीडियो में। अगर आपको लगे कि हमारी बात कुछ सही है, अगर आपको लगे कि हमारी बात कुछ अच्छी है, हमारी बात जेन्युइन है, तो नीचे कमेंट में अगर कुछ डाल देंगे तो बड़ी कृपा होगी आपकी। इन्हीं तमाम आशाओं के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूँ और आपको ले चलता हूँ मोदी काल से पहले भारत जो था और मोदी काल के पहले बाद का जो भारत है। इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, अपने दिमाग को दौड़ाएंगे और उसके बाद फिर आएंगे कोरोना के ऊपर, कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत। समय निकाल करके मैं अपने वीडियो के साथ और मैं अपनी बातों के साथ समझौता नहीं करूंगा। आई एम सॉरी दोस्त, क्षमा कीजिएगा। मैं आपके 15 मिनट लेने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं अपनी बात कहने के लिए बैठा हूं। अगर हमारी बात आपको अच्छी लगे तो आप सुनिएगा, नहीं तो मत सुनिएगा प्लीज़। हम अपनी बात बस कहना चाहते हैं, ये हमारी विचारधारा है। जब बात आती है कि मोदी से पहले, जब मुख्यमंत्री थे मोदी जी गुजरात के, तब आप लोगों ने अखबारों में उनके बारे में पढ़ा, कुछ लोग जा कर के वहाँ पे व्यवस्था देखी, बड़ा मन के अंदर आया क्या बात है, गुजरात 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 गुजरात, वो गुजरात आपको बहुत अच्छा लगता था।
विरोधी भी गुजरात की बड़ाई तब यहाँ करते थे, क्योंकि उन्हें आशंका थी, उन्हें शंका थी नहीं, उन्हें जरा सी जानकारी थी नहीं कि मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन सकते। ऐसा उन्होंने कभी सोचा नहीं था। इसलिए तमाम विरोधियों ने भी मोदी की बहुत ढेर सारी बड़ाइयाँ की थी, और वही मोदी देश के प्रधानमंत्री हो गए। वाराणसी से चुनाव लड़े और प्रधानमंत्री हो गए बहुमत से लोगों ने। और बहुमत का मतलब मैं बोलूं, वो जो सर पे चढ़ करके मोदी का भूत बोल रहा था ना, वो क्यों बोल रहा था? क्योंकि नज़र में उस समय गुजरात था। गुजरात जैसा बनना चाहते थे लोग, गुजरात जैसा अपने देश को देखना चाहते थे, गुजरात जैसे सब कुछ अपना समझना चाहते थे। इसलिए मोदी को बहुत उनको ढेर सारा वो मिला। आज मैं आपको एक सवाल का जवाब देता हूँ कि हर आदमी ये कहता है कि नहीं, हमारा देश में जो कुछ हो रहा है, सत्ता में बैठे हुए लोग गलत कर रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय उस पर जो है अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों के गुलाम है। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, अगर आप अपने परिवार के अंदर पैदा हुए हैं, अपने घर के अंदर पैदा हुए हैं, तो जो आपका मुखिया है ना, आप उसके गुलाम हैं। अब आपकी जानकारी कितनी है, आपके शब्दों में कितना दम है, आप इसको आज्ञाकारी बोलते हैं या गुलाम बोलते हैं। जब हमारा देश गुलाम था, जब हमारे देश को आज़ादी मिली, मैं नहीं कहता, उस चक्कर में नहीं पड़ता कि नेहरू जी ने क्या किया कैसे किया। मैं एक बात जानता हूँ, करप्शन से ही सही पहला कदम आज़ादी के लिए उठाने की ताकत तो किसी ने किया। अब आप कहेंगे वो वहाँ की लड़की के साथ सिगरेट पीते थे, वहाँ अय्याशी करते थे, कांग्रेस के लोग कुछ भी करते थे दोस्त, कुछ भी करते थे। मैं ये नहीं कहता, जो पहली बार गुलामी की जंजीर को तोड़ने की जब कोशिश हुई, उनसे तमाम गलतियां हुई, पाकिस्तान अलग हुआ, वो सब बात की बात करते हैं। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, उस समय पहला कदम जिसने भी उठाया था वह हमारे लिए इज़्ज़त का पात्र है। कम से कम उसकी बुराई हम नहीं करते। चाहे वो गांधी जी हों, चाहे वो चंद्रशेखर जी हों, चाहे वो सुभाष जी हों, चाहे जो हों, इन सब लोगों ने देश के लिए कहीं ना कहीं, और तनी सा भी अगर किसी ने देश की आज़ादी के लिए काम किया ना, तो उसको हम सैल्यूट करेंगे। क्यों? इसलिए करेंगे क्योंकि आज हम उसके बल पे इतनी फ्रीडम के साथ अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। अगर आज ये दिन ना आया होता ना, तो आप क्या समझते हैं, आप यूट्यूब पे बैठ करके मोदी को गाली दे देते क्या? आप बोलते हो अच्छे दिन, अरे इससे अच्छा दिन क्या आएगा? एक आदमी, अदना सा आदमी जिसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, वो बैठ करके राहुल गांधी को गाली दे रहा है, वो बैठ करके सोनिया गांधी को गाली दे रहा है, वो बैठ करके मोदी को गाली दे रहा है, वो बैठ के योगी को गाली दे रहा है। क्या बात है, क्या बात है! इसे कहते हैं आज़ादी। कपड़ा उतार करके डांस करो, इसे कहते हैं आज़ादी। आप किसी भी तरह से उठा करके बाबा रामदेव की माँ बहन कर दो, इसे कहते हैं आज़ादी। एक बार बाबा रामदेव ने कांग्रेस की उसमें कुर्ता सरनी सलवार पहन करके अपनी जान क्या बचा ली, बच गए बाबा रामदेव, तो ये बहुत से लोगों की आंख में गड़ रहा है। मैं सनातन धर्म में विश्वास रखता हूँ, मैं हिंदू हूँ, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ कि किसी के भी कत्ल से मैं खुश नहीं, किसी के भी अहित की बात मैं नहीं सोचता। बाबा रामदेव ने कुछ अच्छा किया है कि नहीं किया है? अब आप बाबा रामदेव आपको योग सिखा रहे थे, आप योग सीखते सीखते बाबा रामदेव की दवाई खाने लगे, क्या कौन सा गुनाह है? आज मैं आपको बात करता हूँ, जब आज़ादी हुई, देश जब हमारा आज़ाद हुआ, तो विदेशियों के साथ हमारे समझौते हुए होंगे, कुछ दस्तावेज तैयार किया होगा उस समय। आप ऐसे समझो बात को कि आप घर में, जब आपका लड़का नौकरी पे लग जाता है, जब आपका लड़का शादीशुदा हो जाता है, जब आपका बच्चा इनकम करने लगता है, जब उसके पास आपसे ज़्यादा इनकम आने लगता है, तब वो आपकी बातों को नज़रअंदाज करने लगता है। और नज़रअंदाज यहाँ तक करता है कि वो अपनी पत्नी को लेकर के आपसे अलग हो जाता है। लेकिन ऐसा कब होता है? यानी आपके कानून को मानने से इनकार करने लायक वो कब होता है? जब वो आर्थिक रूप से मजबूत हो जाता है। केवल एक ताकत थी, केवल एक ताकत, संस्कार भाड़ में गया, उसकी बात ही नहीं करता मैं। केवल एक ताकत थी जिसका नाम था आर्थिक रूप से जब तक वो आपके ऊपर आश्रित था, तब तक आप उसको गुलाम कह लें, आज्ञाकारी कह लें, आप चाहे जो कह लें, वो नहीं बोल पाया। लेकिन जब आपने उसके हर चीज़ में टांग अड़ाने की कोशिश की होगी और आर्थिक रूप से वो मजबूत हुआ, तो उसने अपना परिवार छोड़ करके अलग घर ले लिया, अपने बीवी बच्चों के साथ अपना परिवार अलग बसा लिया। और इसी तरह आपकी आबादी बढ़ करके अगर 20 करोड़ से उठ करके 135 करोड़ चली गई, तो यही चीज़ कुछ रहा हुआ। और बस मैं आपको इतनी सी बात समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको समझ में आए। मैं एक बार पुनः कहूँगा, ये अंतर्राष्ट्रीय मसला है, इस पर बहुत ज़्यादा नहीं कवायद करनी चाहिए, और इसको भी मैं नहीं चाहूँगा कि कुछ हो, लेकिन मैं इशारे में
कुछ कहना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको बोले नहीं, आप पूरी बात बोल नहीं सकते। जैसे ही आप पूरी बात बोलेंगे वो अपराध हो जाएगा। आज नरेंद्र मोदी साहब ने बहुत से लोगों को इशारों इशारों में कुछ बात समझाने की कोशिश की, आप नहीं समझे। आपके पास क्वालिटी तो है 130 करोड़ की, 135 करोड़ की, क्वांटिटी तो है आपके पास 130-35 करोड़ की, क्वालिटी कहाँ गई? आपको हर चीज़ खुल करके बताना पड़ेगा। आप कभी कभी इशारों को भी समझने की कोशिश करेंगे? आपको समझ में नहीं आता? आपके देश का प्रधानमंत्री विदेशों में जाता है, इज्जत बनाता है, वहाँ से तमाम समझौते करके व्यापारियों को लेके आता है, यहाँ निवेश करता है, निवेश करवाता है, और उसके बाद आपसे बोलता है कि नहीं, लोकल का वोकल। था किसी के अंदर गट्स है? किसी के अंदर आज तक किसी देश का प्रधानमंत्री ये बोल सकता है? अंतर्राष्ट्रीय अदालत में इस पर सवाल खड़ा हो सकता है। लेकिन नहीं, हम आपको वो बात समझाना चाहते हैं। तमाम दस्तावेज समझौते हुए हैं और उन समझौते के खिलाफ आप नहीं जा सकते। फिर ये आपकी मानसिकता, आप उसको कह दो कि 99 साल की लीज पर है, आप गुलाम। आप तब तक गुलाम हैं जब तक उनकी बात को इनकार करने की ताकत आपके अंदर नहीं आती। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासन था और उसके अंदर परमाणु परीक्षण करना था। एक बात बताइए, क्यों अमेरिका से डर क्यों था? परीक्षण के पहले डर क्यों था? अरे भाई, आप परीक्षण करने जा रहे थे ना, तो कर लेते, खुलेआम कर लेते, चैलेंज कर देते कि अमेरिका को कि नहीं, मैं परीक्षण करने जा रहा हूं। लेकिन नहीं, आपके और अमेरिका के बीच, आपके और विश्व संगठन के बीच एक समझौता, एक दस्तावेज तैयार हुआ था। उसमें यह कहा गया था कि नहीं, आप कभी भी परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। और उसी दस्तावेज की वजह से वो जो हस्ताक्षर आपके प्रधानमंत्री ने किया, किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नहीं किया था। वो बहुत से जो दस्तावेज हैं जो गुलामी के लिए नरेंद्र मोदी को उनके सामने झुकने के लिए बाध्य करते होंगे, वो दस्तावेज पे समझौते नरेंद्र मोदी ने नहीं किए, वो उसी कांग्रेस ने किए हैं जिसने आपको आज़ादी दिलाई थी, जो आप मानते हो। ये सारे समझौते, ये सारे दस्तावेज उसी के समय के हैं। और उस समय क्या हुआ? अमेरिका की नज़रों से छुपा करके आपने परमाणु परीक्षण कर दिया और उसके बाद आपको विश्व की उन तमाम महाशक्तियों में शामिल किया गया। थोड़े से झेलने के बाद कुछ अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया, कुछ रूस ने प्रतिबंध लगा दिया। जिन लोगों के साथ आपने ये हामी भरी थी कि नहीं, हम कभी, आपकी ये दस्तावेज तैयार किया था, उस पर दस्तखत किया था कि नहीं, हम कभी परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। लेकिन होता क्या, एक होता है ना कि झगड़े के बाद क्या होगा, समझौता। आप देखते हैं 2-2 साल, 3-3 साल इधर उधर से लड़ाई चल रही है, इनके उनके में चल रही थी लड़ाई, एक दूसरे को मिटा जाने के लिए सब चलता है। लेकिन जितनी देर दो देश आपस में लड़ते हैं उतनी देर पता नहीं कितने देशों का धंधा होता है। आपको पता है कि 2 देशों को लड़ना, तो क्या होता है, जब 2 देश लड़ते हैं तो उसमें अस्त्र शस्त्र की ज़रूरत पड़ती है, और वो सारे देशों का वो धंधा होता है जो अस्त्र शस्त्र बनाते हैं। मोदी काल से पहले आपकी हैसियत क्या थी अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पे? आपकी औकात क्या थी? मैं आपसे पूछता हूँ। जो लोग मोदी के खिलाफ बोलते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, कौन सा देश ऐसा था जो आपको सलाम करता था? आपको याद है, खान साहब जैसे लोग जब जाया करते थे अमेरिका के अंदर, तो अंडरवियर भी उतार करके उनकी तलाशी ली जाती थी। वो था आपका भारत। और आज आपके लिए अलग गैलरी बनाई गई है इंडियंस के लिए, वो है आज का भारत। आज अगर दुबई जैसे, यूएई जैसे जगहों पे मंदिर बनता है, वो है आज का भारत। आज अगर घर पे बैठ करके मोबाइल पे एक बुकिंग करा देने से आपके घर गैस आ जाता है, ये है भारत। 24 घंटे के अंदर। हम आपको अपनी पर्सनल बात बताएं, हमको मुंबई बहुत अच्छी लगती थी, मुंबई बहुत अच्छी लगती थी। हमको मुंबई बहुत अच्छी लगती थी। क्यों लगती थी? महाराष्ट्र बहुत अच्छा लगता था। क्यों लगता था? क्योंकि वहाँ पे कभी लाइट जाती ही नहीं थी। और वही चीज़ अब उत्तर प्रदेश में हो गया, अब यहाँ भी लाइट नहीं जाती। ये है भारत। आप बार बार, आपको एक बात समझानी पड़ेगी। इशारों इशारों में प्रधानमंत्री आपका खड़ा होकर के आपको कुछ कहने की कोशिश करता है।
आइए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा आईएमए के लोग क्या कह रहे हैं, डॉक्टर विश्व स्वरूप क्या कह रहे हैं, कोरोना के बारे में क्या चल रहा है। कोरोना एक ड्रामा था, कोरोना कोई रोग नहीं था। हाँ नहीं था, नहीं था, मैं आपको कहता हूँ। लेकिन मैं आपसे बोलता हूँ, पोलियो था, टीबी था। उसमें एक सवाल और आता है, डॉक्टर विश्व स्वरूप साहब बोलते हैं कि नहीं जानवर के ब्लड से बनता है, इसलिए हिंदू धर्म या मानवता का धर्म जो है वो होता है, खराब होता है। क्यों? क्योंकि वैक्सीन के अंदर जानवर का कुछ होता है। चलिए, होता है। आज तक जितने भी रोग हुए उन सारे के सारे वैक्सीन बना करके विदेशों ने हमारे यहाँ भेजे, 4 साल बाद, 5 साल बाद, और हमारे यहाँ, और हमने खुशी खुशी उसको लगवाई और आज भी लगवाते हैं। आज भी पता नहीं कितने टीके बच्चे को पैदा होते ही लगते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, कहाँ गया था उस समय विरोध? सारी जिंदगी आपने विदेशों से वैक्सीन खरीदे, इशारा आपको समझ में नहीं आ रहा है। WHO के गुलाम थे आप। मोदी काल से पहले WHO के गुलाम थे आप। आपको उसने कहा कि पल्स पोलियो का ड्रॉप पिलाना पड़ेगा, पिलाया। उसने कहा कि महामारी के नाम पे टीबी के लिए आपको ये दवा, टीबी का अलग बनेगा और टीबी का अलग इलाज होगा और वो सब कुछ होगा। माना आपने। जितने रोग हैं सारे के सारे उठा करके देख लीजिए, विदेश कहता रहा और आप मानते रहे। और उस समय आपके वैज्ञानिक नहीं थे क्या? आपके पास वो नहीं था कि आप क्यों नहीं एक एक टीका आप भी बना लेते? आज शुरुआत होता है और सबसे पहले इंडिया वैक्सीन बना लेता है। सबसे पहली दवा इंडिया में बन जाती है। बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। मैं आपको बोलता हूँ, डॉक्टर हर्षवर्धन वो नहीं बोल सकते जो डॉक्टर विश्व स्वरूप बोल सकते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन एक सीट पे बैठे हैं, सांसद हैं, सत्ता में हैं। यहाँ से लेकर के जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज हैं, उन पे आपने दस्तखत किया है। उसको ध्यान में रख करके आपको सही या गलत, मैं आपसे कहता हूँ गलत है, मैं आपसे कहता हूँ कोरोना नाम का फ्रॉड है ये। डॉक्टर विश्व स्वरूप ने तो साबित किया। और डॉक्टर विश्व स्वरूप खुद ही कहते हैं कि ICMR की साइट पे लिखा हुआ है कि मौत किसी की चाहे जैसे हो उसको कोरोना कह दो। डॉक्टर विश्व स्वरूप खुद इस बात को कहते हैं कि अगर आपको कोई, जब भूत नाम का, ये भूत है, ये कोई रोग नहीं है, तो डॉक्टर विश्व स्वरूप कह सकते हैं, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत उनके हस्ताक्षर नहीं है और उन्हें कोई चिंता नहीं है। हम कुछ भी बैठ करके यूट्यूब पे बोल दें, क्या फ़र्क पड़ता है? नरेंद्र मोदी लूट रहे हैं, नरेंद्र मोदी अपना घर बना रहे हैं, ये कहने में हमको कोई दिक्कत नहीं जाती। हम कम्युनिस्टों का साथ दे देते हैं, हम उन विपक्षी दलों का साथ देते हैं जो सारी जिंदगी विदेशियों के एजेंट बने रहे। और जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि अगर किसी भी समझौते को रद्द करना है, अभी तमाम ऐसे समझौते होंगे जिनके कारण आपको विदेशों का गुलाम बनना पड़ेगा। मैं आपको कहता हूँ, उन समझौतों को अगर इनकार करना हो कि तुम्हें जो करना है कर लो, हम तुम्हारे कोई समझौते नहीं मानते। सबसे पहला काम उसको क्या होगा? आपको आर्थिक रूप से अपने बल पे खड़ा होना पड़ेगा। आर्थिक रूप से आपको मजबूत होना पड़ेगा। आर्थिक रूप से आपको ये कहना पड़े, आप आर्थिक रूप से इतने मजबूत हो जाओ कि आज जो 5 किलो चावल जो आपको फ्री मिलता है उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। आर्थिक रूप से आप मजबूत होकर के खड़े हो जाओ और आप बोल दो कि नहीं, चावल देने की ज़रूरत नहीं है प्रधानमंत्री जी, उसको विदेशी बाज़ारों में बेच दीजिए। ये जो चावल 2 रुपये किलो आपको दिया जा रहा है ना, इसको बोल दीजिए कि नहीं, इसको नाइजीरिया में बेच दीजिए, इसको ऐसी जगह बेच दीजिए जहाँ ये अच्छे दामों पे बिक जाएगा। हम सक्षम हैं अपने आप में, हम कमा लेते हैं, हम खा लेंगे, हमको ज़रूरत नहीं है फ्री की चीज़ें बांटने की। आपका देश उस दिन मजबूत होगा जिस दिन एक पूरा रेलवे कर्मचारी, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, वो सब खड़े होकर के बोलेंगे कि नहीं, आप इस समय हम लोग देते हैं, दान देते हैं आपके, हर महीने 1,000 रुपये हमारा काट लो, हर महीने 2,000 रुपये हमारे उससे काट लो। आप विश्वास करो, एक एक बैंक कर्मचारियों की, एक ऐसे ऐसे कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, उनके तमाम कर्मचारियों की जो तनख्वाह है 1-1 लाख रुपए है, 50-50 हज़ार रुपये है। आपको पता है वो 1,000 रुपये सरकार को दान नहीं कर सकते क्या? कोई सेलिब्रिटी
अच्छा है। और ये कोई अगर करता है सोनू सूद, कोई ये दान कर, फिर आपके पास मिल जाता है उसका मजाक उड़ाने के लिए। खुद तो सक्षम हो नहीं, खुद की अपनी औकात इतनी नहीं है कि आप अपनी रोटी खा सको। अगर है तो सरकार से ताव से बोलो, नहीं मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए, व्यवस्था चाहिए। हाँ, सरकार झूठ बोलती है, कोरोना मजबूरी है उसकी, क्योंकि विदेशियों के सामने उसको झुकना पड़ता है आपकी रोटी के लिए। जब मोदी जी को प्रधानमंत्री आपने बनाया था तो आप क्या सोचते थे? आपने क्या सोचा था? क्या सपना था आपका? याद करिए। आप उसके पहले कहते थे कि नहीं 20 साल पीछे है भारत अमेरिका से, 20 साल पीछे है। आपने कभी जिंदगी में सोचा था कि आप विश्व की उन 5 महाशक्तियों में शामिल हो सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा था कि चाइना, जापान, अमेरिका, इनके साथ में नाम भारत का लिया जाएगा? आप कभी सोचे थे हिंदुस्तान का नाम लिया जाएगा? ये कभी आप सोचे थे? आज लिया जा रहा है, आज लिया जा रहा है। जिस तरह से परमाणु परीक्षण करने के बाद, पोखरण का परीक्षण करने के बाद अमेरिका ने हमारे ऊपर बैन लगाया और हमने उनको इनकार कर दिया, हमने अपनी जिंदगी जी ली। आज प्रधानमंत्री भी आपको खड़ा होकर के कहता है, आप बोलते हो ना पशु का ब्लड है, मैं आपको बोलता हूँ हिंदुस्तान के अंदर जो वैक्सीन लगेगी उसमें पानी है। अरे जब रोग नहीं है तो फिर दवा कहे कि पानी है, क्या फर्क पड़ता है आपको? उन फौजी को तो आप सलाम करते हो जो देश के बॉर्डर पे जाके खड़े हैं। आप थोड़ी देर के लिए फौजी नहीं बन सकते हो अपनी देश की खातिर? मत लगवाओ ना टीका, मत पड़ो बीमार, ठीक हो जाओ। कोरोना से ठीक होता है तो ठीक हो जाओ। आपसे मैं पूछता हूँ 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो आपके पास क्या था इलाज के लिए? ये फार्मा कंपनी तो थी नहीं तब। आपके पास आपका आयुर्वेद था ना, नेचुरोपैथ था ना, कहाँ गया वो? आप तो पहले भी ठीक होते थे, तब तो हॉस्पिटल नहीं था, तब तो हार्ट अटैक नहीं होता था। आज डॉक्टर विश्व स्वरूप नेचुरोपैथ के सहारे पे बोल सकते हैं कि हाँ कोरोना नाम की कोई चीज़ दुनिया में नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके बोलने से कुछ जाता नहीं है। क्या हो जाएगा? मैं डॉक्टर विश्व स्वरूप के पक्ष में हूँ। मैं आज का मानव, महामानव मानता हूँ, उनको भगवान मानता हूँ। भगवान उनको लंबी उम्र दे, मैं उनके लंबी उम्र की कामना करता हूँ, स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। मैं उन सारे लोगों को, बाबा रामदेव को, मैं भगवान से मनाता हूँ कि नहीं भगवान इनको सुखी रखे, क्योंकि देश हित में इन्होंने कुछ किया है। आपसी झगड़े हो सकते हैं लेकिन देश हित में ये लोग कुछ करते रहे। कौन जानता था बाबा रामदेव को? याद है आपको? एक ग्रुप तो ऐसा भी है जो उसको जान से मरवाने की कोशिश करती है। उसने अपनी जान बचाई अपने बल पे और आज वो विश्व के मानस पटल पे खड़ा होकर के अपनी बात कहने की ताकत रखता है। लेकिन नहीं, हमारी आदत है हम आपस में दुश्मनी करने की। कोरोना नहीं है, नहीं है, आप बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कोरोना नहीं है। मोदी जी कैसे बोल सकते हैं? कोरोना के बारे में एकदम मैं आपको एकदम सीधी बात बोलता हूँ, समझ में आए तो दिमाग वहाँ तक दौड़ा लेना, समझ में आए तो इस बात को समझने की कोशिश करना कि तमाम दस्तावेजों पे हमारे हस्ताक्षर हैं और उनको कैंसिल करने के लिए, उनको ना मानने से, उनको इनकार करने के लिए विश्व की 5 महाशक्तियों में से आपको अपना बनेगा। और अगर आपको लगता है कि कोरोना के नाम पे ये नाटक हुआ है, नौटंकी हुई, तो मैं आपको कहता हूँ ये नाटक नौटंकी नहीं हुई है, बल्कि एक महापाप हुआ है। और विश्व की महाशक्तियाँ आप पूरे विश्व पे राज करने के लिए जो पाप किया करती थी, उसी पाप में आज भारत भी शामिल है। और उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं, किसी मोदी का अपना स्वार्थ नहीं, वो है 130-135 करोड़ की जनता हमारी, जिसकी रोटी के लिए हमको सोचना पड़ता है। सत्ता में बैठे हुए उन लोगों को सोचना पड़ता है जिनको आपने एक अंगूठा लगा करके उनको वहाँ भेजा। ये वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि डॉक्टर विश्व स्वरूप सही बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं सही, लेकिन मोदी नहीं बोल सकते, हर्षवर्धन नहीं बोल सकते, और ये आईएमए के डॉक्टर, इनको गलत पढ़ा दिया गया। एक हमारे सखा हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, वो कहते हैं कि उनको गलत पढ़ा दिया गया और उनकी गलत बात को हमें सही मानने के लिए समझा दिया गया। उनकी वो दवा पैरासीटामोल, एक पैरासीटामोल से शुरुआत होती है बुखार की। डॉक्टर विश्व स्वरूप ने खुलेआम चैलेंज किया कि ये गलत है। जितनी भी आप कार्बन डाइऑक्साइड ले छोड़ते हो और मास्क लगाने की वजह से वही कार्बन डाइऑक्साइड लेते हो, गलत है ये।
लेकिन क्या करें बॉस, क्या करें, केवल हिंदुस्तान की बात नहीं ना है। हिंदुस्तान को वहाँ विश्व की शक्तियों के बीच में खड़ा होकर के अपना जगह बनाना है, और वो जगह बनाना है तो ये पाप भी करना पड़ेगा, तब तक जब तक हम अपने पैर पे खड़े नहीं हो जाते, जब तक आप अपने पैर पे खड़े नहीं हो जाते, जब तक आप अपने प्रधानमंत्री को कह नहीं देते कि नहीं, देश का नागरिक अपने बल पे है, आप सत्ता संभालो, आप विश्व के मोर्चे पे लड़ो। हम चाइना से भी लड़ें, हम नेपाल से भी लड़ें, हम नक्सलियों से भी लड़ें, हम कम्युनिस्टों से भी लड़ें, और इतना ही नहीं, बौद्ध के लोग बना करके, बौद्ध बना करके उनको छोटी जाति कह करके उनको, फिर उनसे भी हम लड़ें। वाह मेरे प्यारे साथियों यूट्यूबर्स, जिस तरह से आप बाबा रामदेव को गलत साबित करने पे लगे हो, जिस तरह से आप अपने आप को उस जगह बैठा करके सोच लो जहां विश्व के सामने आपको खड़ा होना पड़ता है। तमीज हो, सलीका हो, समझ हो, तो आपको समझ में आना चाहिए कि केवल 5 देश कोरोना से संबंधित, वो चाहे ग्लव्स हो, चाहे मास्क हो, चाहे पीपीई किट हो, चाहे वैक्सीन हो, चाहे ये 5 देश केवल बनाएंगे और लगभग 120-25 देश खरीदेंगे। तो कोरोना से सबसे ज़्यादा फायदा किसका हुआ, आप बताओ ना, आपसे पूछता हूँ। सारी जिंदगी लेमन जूस, चूरन और चीनी का गोला बेच करके आपके यहाँ की गरीबी दूर हुई। आज मौका मिला है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपको अपना मास्क बना करके भेजने का, ग्लव्स बना करके भेजने का, वैक्सीन बना करके भेजने का, तो हजम नहीं हो रहा है, पच नहीं रहा है आपको। क्यों? क्योंकि आप कुछ हो नहीं। आप प्रधानमंत्री होते तो ना बोल पाते। सारी जिंदगी कांग्रेस ने जब जा करके जी हजूरी और गुलामी की वहां पे, तब नहीं लगा आपको। वो गुलामी मजबूरी होती है दोस्त, वो गुलामी मजबूरी होती है। आप कहते हो ना, पहले विश्व की महाशक्तियां जो पाप किया करती थी, आज उसी पाप में हम भी शामिल हैं। और इसे याद रखिएगा, 135 करोड़ की जनता को लग्जरी लाइफ जीने के लिए 1 करोड़ की जनसंख्या को दांव पे लगाना पड़ेगा, मजबूरी है। आज स्थिति क्या है? आपने पहले पूछा ना, आपको याद है पहले गांव में क्या कहा जाता था? किसी को बच्चे होते थे, मर जाते थे, तो वहाँ का ओझा क्या बोलता था? देवी बलि मांगती है, एक बच्चे को बलि चढ़ा दो, बाकी सब बच्चे सुरक्षित हो जाएंगे। आज आपके देश की स्थिति वही है, कुछ को तो बलि चढ़ना पड़ेगा। ये नाटक, ये नौटंकी करना पड़ेगा, पूरे देश में चिल्ला करके कहना पड़ेगा कि कोरोना से सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो वो भारत का हुआ है, हिंदुस्तान का हुआ है। और ये कहने के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा, जितना सब कुछ हुआ है। बात समझ में आती है तो ठीक, वरना खाली इतना कहूँगा, गहन विचार कर लो आपस में। मोदी काल से पहले आपकी हैसियत विश्व मंच पर क्या थी, और मोदी काल के बाद विश्व मंच पर आप क्या हो। WHO आपकी पहले मजबूरी थी, आज WHO की आप मजबूरी हो। ये है हमारा जागता हिंदुस्तान, ये है मोदी का भारत। कोई शर्म नहीं, पूरे पूरे दावे के साथ कहता हूँ, हर कदम पीएम के साथ, हर कदम पीएम के साथ, हर कदम पीएम के साथ। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। और अगर केवल बुराई करने के लिए ही पैदा हुए हो तो यूट्यूब पे जाओ और वहाँ पे डॉलर बटोरो यार, डॉलर बटोरो, क्योंकि तुम्हें सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, तुम्हें लाइक की ज़रूरत है। ना हमें सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, ना हमें लाइक की ज़रूरत है, हमें अपनी बात कहने की ज़रूरत है। आपको समझ में आए तो ठीक, वरना आपको जो कोई ये दस्तावेज, ये वीडियो दस्तावेज होगा, क्योंकि वो जो बात मैं आपको कह रहा हूँ वो बात किसी ने कभी नहीं कहा, आगे वो कह भी नहीं सकता। फिर दोहराता हूँ, विश्व की उन महाशक्तियाँ जो जिंदगी भर जो पाप करती थीं और हम उसके शिकार हुआ करते थे, आज उसी पाप में हिंदुस्तान भी शामिल है। और वो अपने लिए, अपने देशवासियों के लिए वो पाप करना ही पड़ेगा। वो पाप करके ही, योगासन करके, योग विद्या सिखा करके आप विश्वगुरु नहीं बन सकते, वो ज़माना गया।
संस्कृत के जानकार होकर के, भाषाओं के महारथी होकर के आप विश्व गुरु नहीं बन सकते। वो गया, वो ज़माना गया। आप केवल विश्व गुरु आप तब बन सकते हैं जब आपके पास संख्या बल के साथ साथ आपके पास आर्थिक मजबूती हो, आर्थिक शक्ति हो। और आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए हर वो पाप, जो पाप पहले विश्व की महाशक्तियाँ करती रही हैं, वो हमको करना पड़ेगा अगर विश्व के उस मंच पे हमको जाना है। तो इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। मैं एक बार पुनः कहूँगा दोस्तों, बड़ा आसान होता है। आप अपने परिवार नहीं संभाल पाए, आप अपने सगे भाई को नहीं संभाल पाए, आप अपने बच्चे को नहीं संभाल पाए, आप अपनी बीवी को नहीं संभाल पाए, आप उस जगह खड़े हुए जहाँ आप छोटे छोटे सपने नहीं पूरे कर पाए, 130 करोड़ की आबादी के सपने पूरे करने होंगे, तो बहुत कुछ ऐसे निर्णय लेंगे। मैं अपनी बात को विराम दूंगा। मैं एक बार फिर पुनः से कहूँगा, भारत माता की जय, वंदे मातरम।